दोस्तों नमस्कार। पासवान प्राइड में आप सबका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है अपने समाज के गणमान्य व्यक्तियों की जानकारी आपको देना, उनका परिचय आपसे कराना, ताकि आवश्यकता पड़ने पर आप उनसे कांटेक्ट कर सकें और उनसे कुछ राय ले सकें, या किसी तरह का भी कोई काम हो आप उनसे जिक्र कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। तो इसी श्रृंखला में हमारी आज की मेहमान हैं मिस एकता रमन, और इनका संक्षिप्त परिचय मैं दे देता हूं और विशेष जानकारी हम इनसे स्वयं सुनेंगे। तो ये इनका नेटिव प्लेस है बेगूसराय, और प्रेजेंटली ये दिल्ली में रहती हैं और एक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में शिवाजी कॉलेज न्यू दिल्ली में नियुक्त हैं। और इनकी शिक्षा दीक्षा दिल्ली में ही हुई है। 10th और 12th भी दिल्ली से ही किया है, और ग्रेजुएशन इन्होंने किया है शिवाजी कॉलेज से, और MA और MPhil दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से कर रही हैं, और PhD भी वहीं से अभी कर रही हैं। प्रेजेंटली हमने बता ही दिया, ये शिवाजी कॉलेज में है और इनका डिपार्टमेंट है ज्योग्राफी। तो चलिए अब हम मिलते हैं मिस एकता से और कुछ विशेष जानकारी इनसे लेते हैं। कुछ मुद्दों पर इनसे हम चर्चा करेंगे। एकता जी, आपका स्वागत है इस चैनल पे, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर एक्सेप्टिंग माय इनविटेशन सो ग्लैडली। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को कुछ अपना विशेष परिचय दें। मैंने तो संक्षेप में बता ही दिया है। ओके, प्लीज़ कंटिन्यू। सभी को नमस्कार। मेरा नाम एकता रमन है और मूलतः मैं बिहार के बेगूसराय में पोखरिया ज़िले से रहने वाली हूँ। और मेरे परिवार में मेरे माता पिता और मेरे 2 भाई हैं, और हमारी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो दिल्ली से ही हुई है। मेरी स्कूलिंग दिल्ली के राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ से मैंने अपनी 6 से लेकर 12 तक की पढ़ाई की है। उसके बाद मैंने दिल्ली में शिवाजी कॉलेज में BA ऑनर्स ज्योग्राफी किया है, और 2013 में मैंने ग्रेजुएशन किया है। आफ्टर माय ग्रेजुएशन आई टुक एडमिशन इन दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स इन मास्टर्स ज्योग्राफी में ही। उसके बाद मैंने अपना MPhil किया है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ही, और जो मेरा MPhil है और उसका जो थीम था, उसका जो टॉपिक था, वो था impact of transportation on socio-economic condition in Asia's largest wholesale market, that is आज़ादपुर मंडी। तो मैंने उसके ऊपर अपना 3 वर्ष मुझे लग गया अपने MPhil को कंप्लीट करने में। और उसके बाद MPhil के दौरान ही मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में एज असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया। प्रारंभिक पढ़ाना मैंने स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज से शुरू किया, फिर कुछ टाइम के बाद मैंने भगत सिंह मॉर्निंग में पढ़ाया, और 2020 से मैं शिवाजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ भूगोल विभाग में। अपने एकेडमिक कैरियर में आपका कुछ खास अचीवमेंट हो, हम जानना चाहेंगे। सर, अचीवमेंट के तौर पे मेरे कुछ पेपर्स हैं जो कि नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे पब्लिश्ड हुए हैं। उसके साथ ही साथ मैंने बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस में, बहुत सारे वर्कशॉप में पार्टिसिपेट किया है। कुछ कॉन्फ्रेंसेस और वर्कशॉप मैंने ऑर्गेनाइज भी किया है। उसके साथ ही साथ पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट में मुझे स्वच्छता पखवाड़ा के वक्त पे मुझे एज अ गेस्ट, एज अ जज मुझे इनवाइट किया गया था। उसके साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सोशल वर्क के बेसिकली शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनसे मैं जुड़ी हुई हूँ। अच्छा, आपका सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, तो कोई खास रीज़न कि इसी में इंटरेस्ट क्यों आया और कोई सब्जेक्ट नहीं चुना? खास इसका कोई कारण है ज्योग्राफी चुनने का? सर, जिस वक्त मैं 11th-12th में थी,
तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था। उस टाइम मुझे इसकी महत्वता इतनी समझ में नहीं आई थी। मेरे पास जो विषय था उसमें ज्योग्राफी में मेरी रुचि बहुत थी, और जिसका कारण ये भी है कि जो हमारी शिक्षिका थी जो हमें ज्योग्राफी पढ़ाती थी, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाती थी। कहीं ना कहीं हर चीज़ को जानने की इच्छा मेरे मन में बचपन से ही रही है, क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा रही है। और ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कुछ भी नहीं छूटा है। हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, हर चीज़ एक ज्योग्राफी है। कहीं ना कहीं ज्योग्राफी से रिश्ता जुड़ ही जाता है। तो उसके बाद जी। मुझे 12th में भूगोल अकादमी पुरस्कार भी मिला है ज्योग्राफी में, और हिंदी अकादमी पुरस्कार भी मुझे 10th क्लास के मार्क्स के बेसिस पे मिला हुआ है। तो ज्योग्राफी में और ग्रेजुएशन में जैसे ही मैं आई, मुझे इतने अच्छे शिक्षक मिले, मेरे इतने अच्छे प्रोफेसर्स मुझे मिले, उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाया कि फिर मैंने ज्योग्राफी को ही कंटिन्यू किया है, और ज्योग्राफी में मेरा विशेष रुचि है जी। हाँ, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर टीचर अच्छा मिल जाए तो आप उससे इन्फ्लुएंस्ड हो जाती हैं और हम लोग उसी सब्जेक्ट को चुनते हैं। और मैंने भी अपने जी स्टूडेंट सर। लाइफ में ऐसा अनुभव किया है। अच्छा, आप ये बताइए, अब तक जो आपका एकेडमिक करियर रहा है उसमें कोई आपने चैलेंजेस फेस किए हैं, खासकर कास्ट फैक्टर को लेकर? सर, कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में चैलेंजेस तो अभी मैं बहुत ऊंचे स्तर पर नहीं पहुंची हूँ, अभी भी मैं बनने की प्रोसेस में हूँ। जी। तो इसमें चैलेंजेस तो अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। जहाँ तक विश्वविद्यालय की बात है, और विश्वविद्यालय में आप काबिल होते हुए भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं कि आप अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ पे काबिलियत कहीं ना कहीं हर एक विद्यार्थी की लगभग एक जैसी हो जाती है। बट विश्वविद्यालय में इनफैक्ट जब आप मास्टर्स कर लेते हैं, उसके बाद जब एमफिल में इंटरव्यू भी आप एग्ज़ाम एंट्रेंस भी क्वालिफाई कर लेते हैं, और आप इतने अच्छे अंकों से क्वालिफाई करते हैं कि आप जनरल में लिस्ट में आपका नाम होता है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं जब इंटरव्यू की बात आती है, इंटरव्यू भी आपका बहुत अच्छा जाता है, उसके बाद जब सुपरवाइज़र अलॉट करने की बात होती है या एडमिशन की बात होती है, तो वहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है कि आपकी पहुँच कहाँ कहाँ तक है, या आपके सर पे किनका हाथ है। और ये विश्वविद्यालय में बहुत ज़्यादा है इस चीज़ का, तो बहुत ही ज़्यादा है। और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे समाज के बहुत ही कम लोग हैं जो वहाँ तक पहुँच पाते हैं, और अगर वहाँ पे वो पहुँच भी पाते हैं तो उन पे बहुत दबाव रहता है कि वो अपने लोगों को आगे बढ़ा पाएँ। तो विश्वविद्यालय स्तर पे मुझे एमफिल के एडमिशन के दौरान, पीएचडी के एडमिशन के दौरान इस तरह की समस्याओं का बहुत ही सामना करना पड़ा है। उसके साथ ही साथ अभी कुछ दिन पहले, मतलब अगर मैं अपना एग्जाम्पल ना लूँ, अपने कज़न्स का एग्जाम्पल लूँ, तो शी इज़ स्टार्टिंग इन भागलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी कॉलेज फॉर MBBS। तो उसने मुझे बताया कि बोन इशू करने के लिए जो उनके HOD हैं, उन्होंने टारगेट करके सेग्रीगेट कर दिया है उन बच्चों को जो कि वंचित समाज से आते हैं, उनको वो बोन इशू नहीं कर रहे हैं। तो आप ये सोचिए, एक बच्चा जो अभी सिर्फ 12th करके, मतलब फर्स्ट ईयर में अभी गया है, प्रैक्टिकल के लिए अगर आप उनको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं, आप उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, आप उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो वो आगे, आप तो स्टार्टिंग में ही उनको सीखने से रोक रहे हैं ना, आप बराबरी का मौका नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समस्या है। और ये SC ST रिजर्वेशन, ये तो इतना ज़्यादा सुनने को मिलता है, ऐसा लगता है कि रिजर्वेशन जिसके पास है वो चांदी का स्पून लेके मुंह में उसने जन्म दिया है, उसको सारी चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती है। और ये चीज़ें तो मजाक के तौर पे कहीं या फिर आम बोली भाषा में प्रतिदिन सुनने को मिल जाता है। SC ST वालों का तो ऐसे ही हो जाता है। मैं जब जॉब में था तो पता है लोग क्या बोलते थे कि अब SC ST कैंडिडेट्स जो भी हमारे मैं बैंक में था, ऑफिसर्स थे और कुछ, तो बाकी लोग ये बोलते थे, अरे ये लोग तो सरकारी दामाद हैं। ये खिताब मिलता था हम लोग को, ये लोग सरकारी दामाद हैं।
चलिए कोई बात नहीं, ये तो चलता ही रहेगा। ये सोशल हमारा जो स्ट्रक्चर है ऐसा बना हुआ है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, एंड वी कांट अवॉइड इट। चलिए एकता जी, ये बताइए, आप तो काफ़ी क्वालिफाइड हैं और टीचिंग लाइन में हैं, तो हमारे जो बच्चे स्पेशली जो इकोनॉमिकली वीक हैं, वो कुछ हेल्प लेना चाहें शिक्षा के मामले में, आपके सब्जेक्ट के मामले में, तो कैन यू हेल्प देम एंड हाउ? Definitely, sir. Still, currently, I'm helping some girls of Bihar, irrespective of caste, जो भी वो नीडी हैं। अभी मैं हर संडे को फ्री में क्लासेस देती हूँ फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए। तो मैं ऑलरेडी मेरे लेवल पर जितना हो पा रहा है मैं उसकी कोशिश कर रही हूँ, और क्योंकि मेरी भी व्यस्तता है बहुत सारी चीज़ों में, क्योंकि मैं करंटली पीएचडी भी कर रही हूँ, साथ में पढ़ाना भी है और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तो जितना समय मिल पाता है, मैं जितना ज़्यादा अपने सोसाइटी के लिए करना चाहूँ मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। और इन फ्यूचर भी मेरे भी कुछ सपने हैं, कुछ ड्रीम्स हैं कि मैंने भी अपनी लाइफ के बारे में कुछ सोचा है कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं, और ऐसा नहीं है कि ये पीएचडी करने के बाद ये ख्याल आया है, जब मैं स्कूल टाइम में पढ़ती थी तभी से मेरे मन में, जब मैं रास्ते से गुजरती हूँ और रेड लाइट्स पे जब मैं उन बच्चों को एक्रोबैट्स करते हुए या भीख मांगते हुए, या बहुत छोटे छोटे से सुंदर बच्चे, बिल्कुल मिट्टी में लिपटे हुए लेकिन बहुत ही सुंदर बच्चे, एकदम खुश चेहरे, उनको जब मैं ऐसे पैसे मांगते हुए देखती हूँ, या फिर उनको मैं ऐसे एक्टिविटीज़, इतना डेंजरस रोड के बीच में आना, ट्रैफिक पे के सामने वो ऐसी एक्टिविटीज़ करना, रस्सी पे चलना, तो ये सारी चीज़ें जब वो करते हैं तो मेरा मन बहुत दुखी होता है। और मेरा एक सपना है कि जितने भी रेड लाइट वाले ऐसे बच्चे हैं उनको इन फ्यूचर मैं उनको एटलीस्ट स्कूल तक भेज पाऊँ किसी न किसी माध्यम से, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिससे हम अपने आप को स्ट्रांग बना सकते हैं। अगर मैंने पढ़ाई नहीं की होती, या अपने परिवार वालों से लड़ के बहस करके कि हाँ और भी करना है, ये भी करना है, आगे भी पढ़ना है, तो मैं भी कहीं ना कहीं बहुत पीछे छूट गई होती, और मैं इतनी स्ट्रांग अपने आप को महसूस नहीं कर पाती। तो मुझे लगता है कि अगर शिक्षित हो जाएंगे, कुशल हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को और अपने परिवार को, अपनी सोसाइटी को सस्टेन कर पाएंगे। तो आपकी ऑनलाइन क्लासेस लेती हैं, जो आपने बताया, मैं ये नीडी स्टूडेंट्स को हाँ जो सर, जी अच्छा, सर, मैं ऑनलाइन गूगल मीट पे क्लासेस लेती हूँ, गूगल और मीट पे, ये बहुत एक अच्छा माध्यम मिल गया है कोरोना की वजह से। हाँ, जो हमारा ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन थोड़ा इज बहुत इट जो इज इट हुआ था, फ्री ऑफ कॉस्ट? यस, अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट, आई एम नॉट टेकिंग एनी मनी फ्रॉम अच्छा, देम। और ये बताइए कि सर तो उसका जी मैं अगर कोई अप्रोच करना चाहे अपनी कम्युनिटी का, या ठीक है कोई भी कम्युनिटी का हो, तो फिर उसका कुछ लिंक है, आप मुझे शेयर करेंगे ताकि मैं दे दूंगा उनको? सर हाँ, एक मेरे सीनियर हैं जो यही दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने एमफिल सबमिट किया है, बट ड्यू टू सो मैनी रीजन्स जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया, पीएचडी में उनका एडमिशन नहीं हो पाया कई कारणों की वजह से। तो फिर वो वापस बैक टू बिहार चले गए, वहाँ पे उन्होंने अपने आप को एनरोल किया यूनिवर्सिटी में फॉर पीएचडी, और उसके साथ साथ उन्होंने कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू किया। बट मुझे उनसे भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आई कि वहाँ पे क्या समस्या है शिक्षा के क्षेत्र में। तो उन्होंने अपना एक मिलान फाउंडेशन करके एक एनजीओ काइंड ऑफ बनाया है, छोटा सा। तो मेनली वो हैंडल करते हैं। मैं एज अ टीचर बस मैं जुड़ी हुई हूँ, मैं उनको क्लासेस देती हूँ। अच्छा, मिलान फाउंडेशन, अच्छा, मिलान फाउंडेशन है, फ्री ऑफ कॉस्ट वो पढ़ाते हैं बच्चों को, और स्पेशली टारगेट करते हैं नेट जेआरएफ हो जाए। तो बहुत सारी ऐसी स्टूडेंट्स हैं उसमें जो कि मैरिड है, 2-3 बच्चे हैं, बट मुझे देख के बहुत खुशी होती है कि अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते हुए भी उनके अंदर जो पढ़ने की ललक है और सीखने की ललक है वो बहुत ज़्यादा है। और कहीं ना कहीं वो बच्चे बहुत ही ज़्यादा अंडर प्रिविलेज्ड हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर होते हुए भी, कॉलेजेस होते हुए भी उनकी ये शिकायत है कि वहाँ के जो शिक्षक हैं
वो कभी क्लास नहीं लेते, वो नहीं आते हैं। सुनने में थोड़ा बहुत अजीब लगता है कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट जॉब में होते हुए वो अपनी जो उनकी जिम्मेदारियां हैं वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं और बच्चे अभाव में हैं। जी। तो अपने जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको जानकारी नहीं रहती है, जैसे आपने बताया मिलान फाउंडेशन पे वो क्लास लेते हैं, तो बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं रहती है इसके। मुझे भी नहीं थी मिलान फाउंडेशन कुछ है, अब आपने बताया तो मुझे पता चला। तो बहुत से बच्चे हैं ऐसे कि बीपीएससी, यूपीएससी या और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं तो उसकी तैयारी करते हैं, बट दे डोंट नो हाउ टू अप्रोच, वेयर टू अप्रोच। तो ये मिलान फाउंडेशन क्या नेट पे अगर हम डिस्क्रिप्शन में तो आ जाएगा, या कुछ कांटेक्ट करने का अभी कुछ? तो कांटेक्ट सर अभी उन्होंने अपने लेवल पे ही स्टार्ट किया है, बहुत अच्छा, छोटा ही है। तो हाउ टू और कांटेक्ट पता हिम, कैसे आई कांटेक्ट किया? हैव हिज नंबर सर, अच्छा, मैं उनसे बात करके मैं आपको फिर उनका आप मुझे कांटेक्ट शेयर नंबर प्रोवाइड कीजिएगा, करूँगी। और बिल्कुल किसी सर। को ज़रूरत होगी हमारे थ्रू तो हम उनको फॉरवर्ड कर देंगे और दे कैन अवेल दैट फैसिलिटी। ओके, तो ये तो एजुकेशन के बारे में हो गया कि आप हेल्प करेंगी, और बल्कि आपने ज़्यादा एक बता दिया, और मिलान फाउंडेशन तो और ज़्यादा बेटर हो गया। सर उसके अलावा भी मुझे ऐसा लगता है अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है हमारी सोसाइटी में, और बहुत ज़्यादा, क्योंकि जैसे SC/ST एट्रोसिटीज़ एक्ट है, तो मुझे भी नहीं पता था जब तक मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं था। इनफैक्ट मुझे 3 साल पहले पता चला कि SC/ST एट्रोसिटीज़ एक्ट भी कुछ होता है, और उसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिसमें आप लाइक यू आर वेरी स्ट्रांग अगर आपको अपने राइट्स के बारे में पता है, क्योंकि हमारे लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्कॉलरशिप्स होते हैं जो SC स्टूडेंट्स के लिए हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता, हमें कोई बताने वाला नहीं होता। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी कोचिंग, फ्री कोचिंग अवेलेबिलिटी होती है, जैसे दिल्ली में भी है अभी जय भीम योजना करके, कोविड के टाइम पे दिल्ली गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट है, आप गवर्नमेंट है। और उसके अलावा भी जो हमारा SC/ST जो पोर्टल है, वहाँ पे भी बहुत सारी ऐसी आपकी पॉलिसीज़ है, प्लानिंग्स हैं जो कि फ्री कोचिंग प्रोवाइड कराती है स्टूडेंट्स को। तो और उसके अलावा सर जैसे जामिया है, जामिया में भी रेजिडेंशियल कोचिंग होता है जिससे हर साल 20-25 IAS ऑफिसर बन के निकलते हैं। तो वहाँ पे भी SC/ST मतलब मुझे लगता है नेशनल लेवल पे भी 3-4 ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो UPSC, BPSC और एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, JEE के लिए, नीट के लिए दे आर प्रोवाइडिंग फॉर SC स्टूडेंट्स। तो इसकी जानकारी आप डिटेल में मुझे दे दीजिएगा, और अपने बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, पासवान समाज के ग्रुप्स बने हुए हैं, तो मैं उस पर शेयर कर दूंगा, लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि बहुत लोगों को जानकारी नहीं होती है, अवेयरनेस नहीं होती है। और फ्यूचर में मैं क्या सोच रहा हूँ, जैसा कि आप बता रही हैं कि हम एक वेबसाइट बनाते हैं, एक वेबसाइट मैं बनाऊंगा, और फिर हम ऐसी चीज़ों की जानकारी पर्टिकुलरली उस पर दे दिया करेंगे, और लोगों को बता देंगे कि हम फ्रॉम टाइम टू टाइम जो भी हमें सूचनाएं मिलेंगी एजुकेशन से रिलेटेड या कोई और स्कीम्स, देन यू कैन जस्ट विजिट आवर वेबसाइट एंड टेक एडवांटेज ऑफ दैट। ठीक है सर हम ऐसा भी कर सकते हैं, थोड़ा सा मेरा एक सजेशन है हाँ, आपको इसी बताइए चीज़ पे। बताइए। सर हम ऐसा भी कर सकते हैं जैसे कि आपका जो एरिया है वो बैंकिंग का है, मेरा जो एरिया है वो टीचिंग का है, इसी तरीके से इंजीनियरिंग का एरिया है, इसी तरीके से डिफेंस सर्विसेज का एरिया है। तो हम उन लोगों को ऐसे ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इंजीनियर हैं वेरियस लाइक प्लेटफॉर्म पे, वेरियस प्लेसेस पे, तो उनके यहाँ अगर वैकेंसी निकली है तो वो अपडेट कर दे। अगर मुझे एजुकेशन से रिलेटेड कुछ वैकेंसी दिख रही है, टीचिंग से रिलेटेड दिख रही है, तो वहाँ पे मैं अपलोड कर दूँ, क्योंकि हम दूसरे एरियाज़ की वैकेंसीज पे उतना फोकस एरियाज की वैकेंसीज हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, वी कैन डू इट। कमिंग वैकेंसीज अगर हम उस पर अपलोड करते जाएंगे और बच्चों को उससे कनेक्ट कर देंगे, जो भी हमारे ग्रेजुएट्स हैं, करेक्ट, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो एक जगह पे उनको सारे जितने भी इंफॉर्मेशन है सब मिल जाया करेगा। ठीक है, मैं इस पे काम करता हूँ और एक वेबसाइट क्रिएट कर देता हूँ। और अभी जैसे हम लोग बातें कर रहे हैं, एक जो ये इंटरव्यू का सिलसिला शुरू हुआ है, एक्चुअली पर्पस यही है कि कुछ कुछ आइडियाज़ निकल के आएगा। जो मैं आप लोगों से कुछ पूछता हूँ, मैं टारगेट करता हूँ,
आपको दर्शकों को मैं बता दूं कि कैसे आपसे को मैंने मेरी मुलाकात हुई। तो दोस्तों, एक राजेश पासवान हैं जेएनयू यूनिवर्सिटी में, तो कुछ दिन पहले उन्होंने एक जूम पे मीटिंग की थी। वो डीआरसी उन्होंने एक बनाया था, एक ग्रुप, दुसाद रिसोर्स सेंटर। तो जूम पे जो मीटिंग हुई थी, तो आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ द इन्वाइटीज़, मैं भी था। और वहीं पे एकता मैडम को मैंने देखा था कुछ बोलते हुए समाज के बारे में। वो जो कि मुझे लगा कि ये बिल्कुल सही बोल रही हैं, और इनको समाज के जो हमारी वर्तमान स्थिति है शिक्षा की, काफ़ी गहराई से इन्होंने सोचा होगा। तभी से मैंने सोचा था कि डिटेल में कभी इनसे आपसे बात करूं, तो मौका नहीं मिला और जानता भी नहीं था। तो फॉर्चुनेटली एक वीक पहले आप लोग गए हुए थे, कहीं इनवाइटीज़ थे, तो किसी से पता चला आपके बारे में। तो मैंने उनसे बोला, भाई ज़रा नंबर दे दो, मैं तो बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूँ उनको, 2 साल पहले देखा था उनको मीटिंग में, तो दे दो। देन आई कॉल्ड यू कि ठीक है, अब आपका फ़ायदा उठाएंगे हम लोग। राइट, एजुकेशन के बारे में तो इतना ठीक है, बातें हो गई।